हेलो गाइस, कैसे हो? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करण कारक। क्या पढ़ेंगे? करण कारक, तृतीया विभक्ति। करण कारक तृतीया विभक्ति, जिसका सूत्र संख्या फर्स्ट है आपके सामने। कर्तरीकरणों तृतीया। क्या है? कर्तरीकरणों तृतीया। कर्तरीकरणों तृतीया, जिसे आदेश सूत्र या विधि सूत्र भी कहते हैं, जिसकी वृत्ति है अनविहिते। कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात्। अनविहिते कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात्, अर्थात अनुक्त कर्ता, जिसे अनुक्तम का मतलब अप्रधान, ठीक है। अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीय विभक्ति होती है। कहाँ तृतीय विभक्ति होती है? अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। अनुक्त का मतलब होता है जिसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है, वह अनुक्त कहलाता है, ठीक है। जिससे उदाहरण आपके सामने पहला है, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। यहाँ पे बाण से बाली मारा गया, तो राम क्या है? अनुक्त करता है। क्या है? राम अनुक्त करता। और बाण क्या है? अनुक्त करण। करण का मतलब साधन, अनुक्त करण। और बाली क्या है? उक्त कर्म। और मारना क्या है? क्रिया, ठीक है। तो रामेण बाणेन बालिः हतः। रामेण और बाणेन में रामेण क्या हो गया? अप्रधान, अनुक्त कर्ता, जिसमें तृतीया विभक्ति हुई। राम में क्या हुई? तृतीया विभक्ति। क्यों हुई? क्योंकि अप्रधान और अनुक्त कर्ता है। अप्रधान या अनुक्त दोनों एक ही है। अप्रधान या अनुक्त कर्ता है, तो अप्रधान या अनुक्त कर्ता में कर्तरी तृतीय सूत्र से तृतीया विभक्ति होगी। उसी प्रकार दूसरा है शब्द आपके साथ बाणेन। क्या है? बाणेन। बाणेन क्या है? अनुक्त करण है। क्या है? अनुक्त करण, जिसमें तृतीया विभक्ति होती है। बाली ही क्या है? उक्त कर्म। उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तो बाली में क्या हो गई? प्रथमा विभक्ति। हतः क्या है? कर्म के अनुसार, ठीक है। प्रस्तुत उदाहरण में राम अनुक्त करता है तथा बाण अनुक्त करण है, अतः कर्तरी करण तृतीया सूत्र से अनुक्त कर्ता एवं करण में तृतीया विभक्ति हुई, ठीक है दोस्तों। ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य के वाक्य में हमेशा कर्ता क्या होता है? उक्त होता है, प्रधान होता है, प्रथमा होता है। उक्त प्रधान प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। तो उक्ते कर्तरी प्रथमा विभक्ति, उक्ते कर्तरी प्रथमा, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। उसी प्रकार कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता अनुक्त होता है, अप्रधान होता है और तृतीया विभक्ति होती है। और कर्म उक्त होता है और प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते कर्मणि प्रथमा, अनुक्ते कर्तरि तृतीया। उक्ते कर्तरि प्रथमा, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, ठीक है। सूत्र संख्या दूसरा, कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। क्या है? कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? साधकतमम करणम। साधकतमम करणम, तो जिसकी वृत्ति है क्रियाया सिद्धो यत सर्वाधिकम सहायकम भवति तस्य कारकस्य करण संज्ञा भवति। अर्थात कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया में, कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया में जो कर्ता का अत्यंत सहायक हो, उसकी करण संज्ञा होती है। उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है? कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया में, कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया में कर्ता का अत्यंत सहायक हो, जो कर्ता को अत्यंत सहायक यानी सहायक हो, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। जैसे राम कलम से लिखता है। राम किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। किससे लिख रहा है? कलम से। तो कलम क्या है? राम की लिखने में सहायक है। क्या है? राम के लिखने में सहायक है कलम। तो कलम शब्द में क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। तो क्या बनेगा रूप? रामः कलमेन लिखति। प्रस्तुत उदाहरण में लेखन क्रिया में कलम कर्ता की अत्यंत सहायक है, अतः साधकतमम करणम सूत्र से कलम शब्द की कर्ण संज्ञा हुई।
ठीक है। दूसरा आपके सामने है कृषकः दरांती से काटता है। क्या है? कृषकः दरांती से काटता है। तो कृषक किसान, किसान के सहायक क्या है? दरांती। तो दातृण क्या बनेगा दरांती में? दातृण। कृषक दातृण लुनाति। बालक, बालक गेंद से खेलता है। बालक किससे खेलता है? गेंद से। तो गेंद शब्द में तृतीया विभक्ति होगी तो क्या बनेगा? कंदुकेन। कौन से सूत्र से होगी? साधकतमम करणम। बालक कंदुकेन क्रीडति। बालक गेंद से खेलता है। किससे खेलता है? गेंद से। तो बालक की सहायक क्या है? अत्यंत सहायक गेंद। तो गेंद शब्द में कंदुकेन, गेंद शब्द का कंदुकेन हो गया साधकतमम करणम सूत्र से। उसी प्रकार चौथा है वह जल से मुंह धोती है। वह जल से अपने चांद जैसे थोबड़े को धोती है। ठीक है। तो किससे धो रही है? जल से। तो क्या है? जल मुंह धोने में सहायक साधन है। क्या है? सहायक साधन। तो जल शब्द में क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगी तो क्या होगा? जलेन। सा जलेन मुखम प्रक्षालयति। प्रक्षालयति मतलब धोना। ठीक है। सा जलेन मुखम प्रक्षालयति यानी जल शब्द में तृतीया विभक्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि मुंह धोने में अत्यंत सहायक क्या है? जल है, इसलिए। तो जल शब्द में तृतीया विभक्ति हुई कौन से सूत्र से? साधकतमम करणम सूत्र से। ठीक है दोस्तों। दोस्तों तीसरा सूत्र है आपके सामने सहयुक्ते अप्रदाने। क्या है? सहयुक्ते अप्रदाने, जिसकी वृत्ति है सहार्तेन युक्ते अप्रदाने तृतीया स्यात्। मतलब सह, सह अव्यय, ये क्या है? सह के पर्यायवाची। सह साकम सार्धम समम अव्यय, अव्ययों के योग में अप्रदान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। कहाँ पर होती है? सह साकम सार्धम समम अव्ययों के योग में अप्रदान कारक में, अप्रदान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात जिसके साथ क्रिया की जाती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। किसके साथ? जिसके साथ क्रिया की जाती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मैं मित्र के साथ रहता हूँ। मैं किसके साथ रह रहा हूँ? मित्र के साथ। तो मित्र शब्द में क्या होगा? तृतीया विभक्ति। क्योंकि मित्र शब्द में तृतीया विभक्ति होगी तो क्या बनेगा? मित्रेण। अहम मित्रेण सह वसति। सह अव्यय के योग में मित्र शब्द में तृतीया विभक्ति हुई सहयुक्त अप्रदाने सूत्र से। प्रस्तुत उदाहरण में मित्र शब्द अप्रदान कारक है। क्या है? मित्र शब्द अप्रदान कारक। अतः सहयुक्त अप्रदान सूत्र से मित्र शब्द की तृतीया विभक्ति हुई। पिता पुत्र के साथ जाता है। पिता किसके साथ जा रहा? पुत्र के साथ। तो पुत्र शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। पिता पुत्रेण सह गच्छति। सह अव्यय के योग में पुत्र शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। चांदनी चंद्रमा के साथ चली जाती है। चांदनी किसके साथ चली जाती है? चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। कौमुदी ससीना सह याति। सह अव्यय के योग में ससीना चंद्रमा शब्द में तृतीया विभक्ति हुई तो क्या बना? ससीना। कौमुदी ससीना सह याति। रमा सीता के साथ पढ़ती है। रमा किसके साथ पढ़ती है? सीता के साथ। तो रमा सीतया साकम पढ़ती। साकम अव्यय के योग में सीता शब्द में तृतीया विभक्ति हुई सीतिया बना। ठीक है। सहयुक्त अप्रदान सूत्र से। राम अपने मित्रों के साथ खेलता है। राम किसके साथ खेल रहा है? अपने मित्रों के साथ। तो रामः सौमित्रेय सार्धम क्रीडन्ति। सार्धम अव्यय के योग में सौमित्रे यानी अपने मित्रों में तृतीया विभक्ति हुई तो क्या बना रूप? सौमित्रे। रामः सौमित्रे सार्धम क्रीडन्ति। गुरु छात्र के साथ गया। गुरु छात्रेण समम गतः। गुरु किसके साथ गया? छात्र के साथ। छात्र शब्द में तृतीया विभक्ति हुई कौन सूत्र से हुई? सहयुक्त अप्रदान सूत्र से। गुरु छात्रेण समम गतः। समम अव्यय के योग में छात्र शब्द में तृतीया विभक्ति हुई। तो क्या कहता है सहयुक्त अप्रदान सूत्र? हमने ये देख लिया जहाँ पे सह साकम सार्धम समम अव्यय के योग में अप्रदान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। चौथा सूत्र आपके सामने है येनांग विकारः। क्या है? येनांग विकारः। येन विकृत अंगेन विकारो लक्ष्यते तस्मिन् विकृत अंगे तृतीया विभक्ति ही भवति। यानी यदि हमारे शरीर के किसी अंग विशेष में कोई विकार होता है तो वहाँ उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मोहन कानों से बह रहा है। मोहन किससे बह रहा है? कानों से। कानों से। तो मोहन कानों से बह रहा है तो कान क्या है? अंगवाचक शब्द है। तो अंगवाचक
शब्द में तृतीय विभक्ति होगी कौन से अंगवाचक में, जिसमें विकार है। तो कानों में विकार क्या है, बहरापन, क्या है, बहरा। तो कानों से बहरा है तो कान शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। तो मोहनः कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति। तो कान शब्द में क्या हुई, तृतीय विभक्ति। क्यों हुई, क्योंकि क्या है, कान अंगवाचक शब्द और अंगवाचक शब्द में क्या है, विकार है। तो विकार क्या है, बहरापन, बहरापन है, इसलिए कर्णाभ्याम बना कान शब्द का तृतीय विभक्ति कर्णाभ्याम। ठीक है, दोनों कानों से, इसलिए कर्णाभ्याम। मोहन कर्णाभ्याम बधिर अस्ति। प्रस्तुत उदाहरण में कान विकृत अंगवाचक शब्द है, अतः येनांग विकार सूत्र से कान शब्द में तृतीय विभक्ति हुई। वह नेत्र से काणा है, किससे, वह नेत्र से काणा है, तो वह आंखों से काणा है, इसलिए नेत्र शब्द में तृतीय विभक्ति हुई। सह नेत्रेण काणः अस्ति, सह नेत्रेण काणः अस्ति, नेत्र शब्द में तृतीय विभक्ति हुई। ठीक है। मुकेश सिर से गंजा है, किससे गंजा है, सिर से। तो मुकेश सिर से गंजा है तो सिर शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। क्यों होगी, क्योंकि सिर से क्या है, वो गंजा है। गंजा क्या है, इसका सिर का विकार है। ठीक है, क्योंकि उसके सिर पे बाल नहीं है इसलिए वो गंजा है। गंजा है तो सिर में विकार उत्पन्न हो गया, तो सिर शब्द में तृतीय विभक्ति होगी, तो सिरसा बनेगा। ठीक है, मुकेशः सिरसा खलवाटः अस्ति। रमेश पैर से लंगड़ा है, रमेश किससे लंगड़ा है, पैर से। तो पैर में विकार है, तो रमेशः पादेन खंज। तो पैर शब्द में तृतीय विभक्ति होकर पादेन बना, रमेशः पादेन खंज। लता हाथ से लूली है, हाथ से लूली है और पीठ से कुबड़ी है। तो यहाँ पे लता क्या है, हाथ से भी लूली है और पीठ से भी कुबड़ी है। तो हस्ते न हाथ से। तो हाथ शब्द में तृतीय विभक्ति हुई और पृष्ठेन यानी पीठ शब्द में तृतीय विभक्ति हुई। लता हस्तेन लुंजा पृष्ठेन कुब्जा च अस्ति। ठीक है, ये नांग विकार सूत्र क्या कहता है कि यदि हमारे शरीर के किसी अंग विशेष में कोई विकार होता है तो वहाँ उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मोहन कानों से बह रहा है, तो मोहन किससे बह रहा है, कानों से बह रहा है, तो कान क्या है, उसका अंगवाचक शब्द है। अंगवाचक शब्द में क्या है, बहरापन, उसका विकार है, तो कान शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सूत्र संख्या 5वां है आपके सामने, अपवर्गे तृतीया। क्या है, अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का मतलब होता है फल की प्राप्ति या कार्य सिद्धि, फल की प्राप्ति होना या कार्य सिद्ध होना अपवर्ग का मतलब होता है। तो जहाँ पर फल की प्राप्ति या कार्य सिद्धि हो रहा है उसमें तृतीय विभक्ति होगी। अपवर्ग, क्रिया की समाप्ति होने पर, क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति या कार्य सिद्ध होने का बोध होने पर कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग निरंतरता या संपूर्णता का होने पर तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सुलोचना ने 10 दिन में रामायण पढ़ी। सुलोचना ने क्या किया, 10 दिन में रामायण पढ़ ली, मतलब पूरी पढ़ ली उसने। तो इसने क्या किया, जो उसका टारगेट था रामायण पढ़ना, तो वो 10 दिन में पढ़ लिया। तो यहाँ पे कार्य सिद्धि हो गया, इसको फल की प्राप्ति होगी क्योंकि उसने रामायण पूरी पढ़ ली है। इसलिए 10 दिन में क्या होगा, तृतीय विभक्ति। क्यों होगी, अपवर्गीय तृतीय सूत्र से, क्योंकि अपवर्ग का मतलब होता है फल की प्राप्ति या कार्य सिद्धि। तो सुलोचना को कार्य सिद्धि या फल प्राप्ति प्राप्त हो गई है क्योंकि उसने 10 दिन में रामायण पढ़ ली। तो 10 दिन शब्द में तृतीय विभक्ति होगी तो क्या बनेगा, 10 दिनी सुलोचना 10 दिने रामायणम अपठत। ठीक है, प्रस्तुत उदाहरण में फल प्राप्ति का बोध हो रहा है, अतः अपवर्ग तृतीय सूत्र से कालवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति हुई, क्योंकि 10 दिन क्या है, कालवाचक समयवाचक, इसलिए 10 दिन में तृतीय विभक्ति होकर 10 दिने पढ़ना। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है आपके सामने, कोस भर में अनुवाक पढ़ लिया। तो क्या किया इसने, कोस भर में अनुवाक पढ़ लिया। तो कोस शब्द में तृतीय विभक्ति होगी, तो क्रोशेन अनुवाकः अधीता। उसी प्रकार महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। इसने क्या किया, महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। तो मासेन, महीने भर शब्द में क्या है, महीने भर कालवाचक शब्द, इसलिए मासेन व्याकरणम अधीतवान। वृत्ति इसकी, अपवर्ग प्राप्ति तस्याम धोत्यायाम काला धवनोरत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्।
अर्थात अपवर्ग का मतलब होता है फल की प्राप्ति या कार्य सिद्धि। ठीक है, तो कार्य सिद्धि होने का बोध हो तो काल, काल यानी समयवाचक, अध्वन यानी मार्गवाचक, और अत्यंत, अत्यंत संयोग होने पर या निरंतरता होने पर या संपूर्णता का भाव होने पर उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। ये अपवर्ग तृतीय सूत्र की वृत्ति है। ठीक है, यदि अपवर्ग यानी फल की प्राप्ति या कार्य सिद्धि के न होने पर, अगर मान लो किसी कारणवश आपको कार्य सिद्धि या फल की प्राप्ति नहीं होगी तो काला धवनो वृत्त्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी। महीने भर पढ़ा किंतु समझ में नहीं आया, यहाँ पे महीने भर तो पढ़ा लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, नहीं आया इसका मतलब इसको कार्य सिद्धि नहीं हुआ है, फल की प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या होगा, इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। कहाँ पर होगी, महीने भर शब्द में, कालवाचक शब्द या मार्गवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, तो मासम अदितो न आयात, मासम, मास शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई, मासम अदितो न आयात। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।